साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है आपके अधिकारों से। साथियों एक पिक्चर में देख कर आया था, उसमें एक सीन फिल्माया गया था कि भाई पुलिस वाले आ जाते हैं और जो गुंडे हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको मारते पीटते हैं, अल्टीमेटली अपनी जीपों में डाल के उनको थाने ले जाते हैं, उनको फिर मारते पीटते हैं। फिर उनके आते हैं घर वाले जो कि बड़े बड़े नेता होते हैं और कहते हैं कि हमारे आदमी को छोड़ दे, तुम गिरफ्तार कैसे किए। राजा राजा होता है, नौकर नौकर होता है, कई सीन देखे होंगे आपने ऐसे। अल्टीमेटली उनको भी पीटते हैं और फिर पिक्चरें बनती हैं जो उसमें जो पुलिस का रोल है उसके हिसाब से कहा जाता है कि पुलिस सिंघम है। और उसी रोल को देखकर, उसी बात को समझकर आप ये मान लेते हैं जो पुलिस का बेसिक एजेंडा है कि आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में डर। बट समझ नहीं आता कि आम आदमी कौन है और अपराधी कौन है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस देश के जो बड़े बड़े अपराधी हैं ये तो बैठे हैं फॉरेंस के अंदर, और जो आम जन इस देश में है उनके साथ पुलिस ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हों, आतंकवादी हों। कभी सोचा है आपने कि जिन लोगों का पाला पड़ा है पुलिस से, चाहे परिवादी के रूप में हो चाहे आरोपी के रूप में हो, वो लोग क्या सोचते हैं पुलिस के लिए, और जो आपका नज़रिया है वो कहाँ से आया? केवल सिनेमेटिक व्यू से। क्योंकि आप सिनेमा देखने गए और आपने देखा भाई पुलिस मारपीट रही है और जो चाहे पुलिस कर लेगी और जो मर्जियाँ करती रहेगी। पर साथियों रियल ऐसा होता ही नहीं है। कई बार जो हम देखते हैं ना पिक्चरों में, एक पिक्चर आई थी भाई ऐसे मुकंदर का सिकंदर, और वो भाई साहब आ गए और जज साहब से कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, फिर जज साहब भी कह रहे हैं हाँ जी कर लेंगे। फाइल बंद हो गई, सजा भी हो गई, फिर फाइल दोबारा ओपन कर ली और जो आरोपी था उसको कोर्ट में फांसी हो गई, कोर्ट की दीवारें तोड़ दी। ऐसा वो होता है क्या? साथियों रियल में ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए सिनेमा से बाहर निकल के आओ, रियल स्थितियाँ क्या है, रियल में कानून क्या कहता है उसको समझो। अदरवाइज़ क्या होगा, जब नियम मालूम नहीं होंगे तो जब आपके साथ बीतेगा तब कानून पढ़ने बैठोगे तब बहुत देर हो जाएगी। तो स्थितियाँ बुरी ना हो, टाइम से जग जाओ और नियम कायदे कानून पढ़ लो। और कहते भी है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए नियम कायदे कानून पढ़ के रखोगे, दिक्कतें आ सकती हैं, पर वहाँ पर आपको आपके अधिकार मालूम होंगे तो आप कहने की स्थिति में होगे। आप नहीं कहोगे, आपका वकील कहेगा, बट कम से कम जानकारी तो हो दोनों को ही, आपको भी और आपके एडवोकेट को भी। क्लियर है बात ये? तो साथियों इसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट अध्याय है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बात करता है इंटर स्टेट अरेस्ट से। देखो दो तरह के स्टेट हैं, इंट्रा स्टेट और दूसरा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है कि स्टेट के भीतर, जैसे मान लीजिए आप अजमेर के रहने वाले हो, पुलिस आके जयपुर की, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। क्लियर हो गया? पर अगर आप रहने वाले हैं अजमेर राजस्थान के और आगे पुलिस महाराष्ट्र मुंबई से, तो ये कैसा हो गया? इंटर स्टेट का। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की दूसरे स्टेट की है या कोई परिवादी जो है दूसरे स्टेट का है, ये रिपोर्ट लिखा गए रहते हैं और वहाँ की पुलिस जो है आपको तंग करती रहती है। अब जैसे फ़ोन आता है पुलिस का, आपके दिल में जो है दुख दुख करती रहती है कि जाएं या ना जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम परवाह नहीं पालते हैं, अरे मरने दे रहे, रोज़ ही फ़ोन आते हैं। फिर अचानक से ऐसा होता है कि कुछ पुलिस वाले आते हैं या कोई वैन आती है या कोई जिप्सी आती है या कोई बड़ी सी गाड़ी आती है, वो रुकती है, 4-5 लोग निकलते हैं, सादे कपड़ों में होते हैं, वर्दी में नहीं होते, सादे कपड़ों में होते हैं, और आपको उठाते हैं और अल्टीमेटली उस वैन में या उस जीप में या उस कंसेंट बड़ी सी कार में जो है डाल के ले जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि वो लोग गुंडे नहीं हैं, वो लोग पुलिस वाले। क्लियर है बात ये? बट करें तो क्या करें ऐसी स्थिति के अंदर? क्या इतना अधिकार पुलिस के पास में है कि पुलिस की वर्दी भी नहीं पहनेंगे, ना बैच लगाएंगे, ना गाड़ी पुलिस की लाएंगे, गाड़ी प्राइवेट ही लेंगे, सादे कपड़ों में उठा के ले जाएंगे आपको? ये पॉसिबल है क्या पुलिस के लिए? अगर है तो कैसे, और नहीं है तो नियम कायदे कानून क्या बोलते हैं? तो आज बात करूंगा मैं इंटर स्टेट अरेस्ट को लेकर कि किस तरह से कार्रवाइयाँ जब इनलीगल तरीके से होती है तो वहाँ आपके अधिकार क्या है। क्लियर है साथियों? जो बात आज मैं डिस्कस करूंगा ना, ये एक प्रैक्टिकल बात है इस पॉइंट के ऊपर, और जिसके साथ ही इंसिडेंट हुआ है वो खुद कोर्ट गया रेमेडी के लिए। जब वो कोर्ट गया, उसने कोर्ट को बातें बताई और जो नियम कायदे कानून थे वो बताए, तो कोर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब नियम कायदे कानून है तो फॉलो क्यों नहीं करते हो भाई? तो वो नियम कायदे कानून क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कॉपी ले लो भाई, मेरे पास नोट्स यार है मेरे। अब करना क्या है, इधर लिखो सबसे पहले इंटर स्टेट अरेस्ट। दूसरी बात वैन इनलीगल, कब ये हो रहा था गैर कानूनी, और नियम कायदे कानून क्या है। अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। जो बात आज मैं कह रहा हूँ आपको क्लास के अंदर, ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। जजमेंट है 20 फरवरी 2025 का। सत्येंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के नाम से ये फैसला है, आपको नेट से मिल जाएगा, जाके पढ़ लेना भाई। इसमें क्या था कि ये बंदे को उठा के ले जाते हैं कुछ पुलिस वाले, आते ही ये सादे कपड़ों में है, उठाया, डाला इसको कार में, उठा के ले गए। अब अल्टीमेटली जब ये मैटर रिपोर्ट होता है पुलिस को, तो पुलिस जो है ढूंढने का प्रयास नहीं कर रही है। कौन सी पुलिस? लोकल पुलिस, जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है या जहाँ से उस व्यक्ति को उठाया गया है। अल्टीमेटली थक हार करके ये जाता है किसी एडवोकेट के पास में, मीन्स इसका जो रिलेटिव है।
कि हमारे जो है रिश्तेदार को जो है उठा के ले गए, कुछ लोग आए थे, मालूमात करने से मालूम पड़ा कि वो पुलिस वाले हैं, बट हैं कौन हमें आज तक नहीं मालूम। ना तो वो पुलिस की गाड़ी लेकर आए, ना वो पुलिस की वर्दी में आए, तो मालूम ही नहीं है कौन है, ना हमारे पास नंबर है गाड़ी का। तो आप हेल्प कीजिए। फिर ये जाते हैं पुलिस के पास, स्थानीय पुलिस के पास में कि हेल्प करो भाई। स्थानीय पुलिस वो टालम टोल। तो थक हार करके समस्त अथॉरिटी से मिल करके ये लोग जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि भाई इसी तरह से ये इंसिडेंट हो गया है। कुछ लोग जो हैं आते हैं और एक ड्रामा क्रिएट करते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, जबकि वो हैं कौन हमें तो आज तक नहीं मालूम। हम पुलिस के पास चले गए, कोई हेल्प नहीं मिल रही। हम उनके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास चले गए, कोई हेल्प नहीं मिल रही। उनसे मिल के आगे कोई हेल्प नहीं है, ज्ञापन दिया है, रिपोर्ट्स दिया, कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली हम शरण में ऑनरेबल हाई कोर्ट के। तो ये शरण में गए कैसे? इन्होंने एक पिटीशन फाइल करी जिसको हम कहते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। साथियों, बेसिकली रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का पर्पस क्या है कि कोई आदमी गलत तरीके से डिटेन किया हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट के पास एम्पल पावर है उस कंसर्न अथॉरिटी से पूछने कि भाई डिटेन कैसे किया आपने, आपके पास अथॉरिटी क्या है। पर जब भी ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल होगी ना, तो उसमें कौन कौन पार्टियां बनेंगी ये बड़ा दुविधा होती है। सबसे पहली बात, जो व्यथित पक्षकार है जिसको उठा के ले गए, वो तो पार्टी बनेगा, पर चूंकि वो तो मौके पे है नहीं, तो वो जरिए आएगा रिलेटिव। वो उसकी बहन भी हो सकती है, उसका भाई भी हो सकता है, और उसके पिता भी हो सकते हैं, उसकी माँ भी हो सकता है। क्लियर है? अगर वो नहीं है तो जिस व्यक्ति ने उस इंसिडेंट को देखा है या जानकारी ली है वो भी आ सकता है कि इस तरह से इनलीगल एक्ट हुआ है, तो वो बन जाएगा पिटिशनर। क्लियर है? अब पार्टी कौन बनेंगे सामने की तरफ से? सबसे पहली बात, पार्टी बनेगा स्टेट जहाँ पर वो रहता है। उदाहरण के लिए अगर वो दिल्ली में रह रहा है तो पार्टी बनेगा स्टेट ऑफ एनसीटी। अगर वो राजस्थान में तो पार्टी बनेगा स्टेट ऑफ राजस्थान। क्लियर है? सरकार का फेलियर रहा, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा, सरकार पार्टी बनेगी। फिर कौन पार्टी बनेगा? कंसर्न लोकल थाना जहाँ पर वो व्यक्ति निवास करता है और जो इस मैटर में संज्ञान लेने से, कार्रवाई करने से चूक गई। क्लियर है? तीसरा, वो जहाँ से उसको उठाया गया वो थाना जो है कंसर्न थाना उस एरिया का, वो पार्टी बनेगा। चौथा, उस एरिया का एसपी है। क्लियर है? जो उस कंसर्न एरिया पे अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है। और अगर एसपी नहीं है तो कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी एज पर प्रोटोकॉल जो है अवेलेबल अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। इसके अलावा आईजी भी है, इसके अलावा डीजी भी है। तो जो भी अथॉरिटीज़ उस जुरिडिक्शन को मेंटेन कर रही है, उस जुरिडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, पुलिस की व्यवस्था को मेंटेन कर रही है, वो सब पार्टी बन जाएंगे कि भाई तुम्हारे फेलियर से ये लपड़े हुए। फिर इसके बाद संभावना इस बात की है कि संज्ञान में हो सकता है फैटी आ जाए कि भाई इसको उठा के लेके यूपी के अंदर, बिहार के अंदर या किसी एरिया का नाम मालूम पड़ जाए, संभावना है इस बात की भी। तो जहाँ भी ले गए हैं तो उस कंसर्न स्टेट को पार्टी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और इसके अलावा जो उस कंसर्न स्टेट की जो पुलिस मशीनरी है जहाँ पर उसको लेके गए, जैसे मान लीजिए उसको ले गए किसी एरिया के अंदर और उस एरिया के थाने का नाम मालूम है, तो कंसर्न थाना पार्टी बन जाएगा। क्लियर है? उस कंसर्न थाने का जो एसपी पार्टी बनेगा और उस कंसर्न थाने का जो कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आईजी है, डीजी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये सब पार्टी बनेंगे। तो ये ज़रूरी इसलिए होता है पार्टी बनाना कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर क्यों हो रहा है और हमारे एरिया के बंदे को उठा के कैसे ले गए आप। तो जवाबदेही हर एक आदमी की बनती है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो पुलिस की हो। तो कोई भी आदमी इनलीगल एक्ट नहीं कर सकता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। और इस बात का एक लिविंग एग्जांपल मिलता है हमें इस केस से भी कि जहां उठा के ले गए और कोर्ट ने ऐसा इंटरव्यू करा कि हालतें खराब हो गई। क्लियर है? पर जब कोर्ट में आर्गूमेंट होता है ना, तो ये कोई मजाक नहीं होता है कि हवा मर्जी आपने कर ली या जो मर्जी कोर्ट में कह दिया। सबसे पहले आपको वो बातें कोर्ट को बतानी पड़ती हैं कि आपके राइट्स क्या और कैसे वायलेशन हुआ और क्या कार्रवाइयाँ आप चाहते हैं अगेंस्ट द पुलिस। तो सबसे पहले बात, जब भी पिटीशन को लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए कि ये व्यक्ति कौन है, क्या काम करता है और इस व्यक्ति विशेष को किस तारीख को उठा के लेके गए, कहाँ से उठा के लेके गए और ये जानकारी आपको कैसे हुई। अगर ये बेसिक फैक्ट्स नहीं लिखोगे तो कोर्ट को लगेगा भाई आप बोगस पिटीशन लेकर आ गए। जब कोर्ट क्वेरी करने बैठता है तो ये बेसिक क्वेरी होती है कोर्ट की, तो उसको लिख दो। उसके बाद नियम कायदे कानून क्या है जो इन्होंने मेंशन करे। इन्होंने कोर्ट से कहा कि भाई पूर्व में एक जजमेंट है जिसका नाम है संदीप कुमार बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि गैर कानूनी गिरफ्तारी ना हो, कहीं ये ना हो जाए कि दूसरे स्टेट की पुलिस आके हमारे बंदों को परेशान करे। तो वो गाइडलाइंस क्या हैं वो कोर्ट को बताई गई। पहली बात यह है कि जब भी दूसरे स्टेट की पुलिस हमारे स्टेट में आएगी तो वो कंसर्न पुलिस अपने स्टेट की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेगी कि हम किसी अन्य स्टेट में जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस समय परमिशन जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए। अगर राइटिंग में नहीं चाहिए, अर्जेंसी की स्थिति है, तो ये फैक्ट डायरी में मेंशन करना पड़ेगा ताकि जस्टिफिकेशन बाद में हो सके। कहीं ये ना हो जाए कि मर्जी डायरी काट रहे हैं, मर्जी से काम काज कर रहे हैं। भाई लिखना पड़ेगा कि अगर हम अर्जेंसी में वहाँ नहीं पहुँचे तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज जो है एब्सकॉन्ड हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गैर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये पहले जिम्मेदारी है पुलिस की, टू सीक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज इन राइटिंग इन केस दे आर गोइंग टू अनदर स्टेट फॉर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। कितना अच्छा अधिकार है आपका और कितना भयंकर दायित्व है पुलिस का, ये जानकारी में आपके होना चाहिए। जानकारी में था, इससे पहले नहीं था ना, अब आ गया। नोट डाउन कर लो उसको।
दूसरी बात है, अगर आईओ मानता है या एसएचओ मानता है कि हमें गिरफ्तार करना पड़ सकता है, तो ऐसे गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, इसके लिए भी स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। और कंसेंट जो उनका एरिया मजिस्ट्रेट है जहाँ से पुलिस आ रही है, उस कंसेंट पुलिस का जो थाना होता है उसका कंसेंट मजिस्ट्रेट होता है, उस मजिस्ट्रेट से परमिशन सीख करनी पड़ेगी। भाई हम जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम अरेस्ट भी करेंगे और हमें आपसे सर्च वारंट चाहिए। और जब भी सर्च वारंट इशू होगा तो वहाँ पर सेक्शन 78, सेक्शन 79 सीआरपीसी के प्रावधानों की अक्षर से पालना की जाएगी। ये लिखा हुआ इस गाइडलाइंस में। और अगर परमिशन नहीं चाहिए और इस बात की पॉसिबिलिटी जब तक हम परमिशन लेंगे आरोपी एस्केप हो जाएगा, तो ये कारण लिखो, ये विशेष कारण का उल्लेख करो अपने केस डायरी के अंदर। अगर नहीं कर रहे हैं और मन मर्जी कर रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कतें पुलिस के लिए। कई बार ऐसा था कि अक्यूज का मूवमेंट ही नहीं है, अक्यूज अपने घर में बैठा हुआ है, उसकी फ़ोन की लोकेशन आ रही है, महीने भर से घर बैठा हुआ है वो, तो इसमें क्या अर्जेंसी आ गई। वो लोकेशन चेंज कर रहा है, बार बार भाग रहा है, एब्सकॉन्ड हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये ग्राउंड बनता है जस्टिफिकेशन का। अगर वो नहीं है तो आप इस पॉइंट पर जो है फ़ायदा ले सकते हैं। कॉल लोकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द अक्यूज, कि वो जस्टिफाई करेगा कि मैं भाग नहीं रहा था, बट ऐसा कारण दिखा करके कि ये भाग सकता है, इन्होंने परमिशन नहीं ली मजिस्ट्रेट की, जिस कारण से जो मेरे अधिकार थे कानून में उसको उल्लंघित कर दिया। तो ये पॉइंट नंबर 2 बहुत काम का है। तीसरी बात है कि जो इनका मूवमेंट रजिस्टर होता है, जिसको हम कहते हैं रोज नामचा, उसमें भी जो है इनको एंट्रीज करनी होगी। और जिस कंसर्न रजिस्टर में इनको एंट्री करनी है उसमें जो कंसर्न पुलिस वाले जा रहे हैं उनके नाम होंगे, जो टीम जा रही है उनका नाम होगा, उनका डेजिग्नेशन क्या है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। और इसके अलावा जिस व्हीकल से जा रहे हैं वो व्हीकल सरकारी है, गैर सरकारी है, अनुबंध पे है, उसका उल्लेख करना पड़ेगा। उसका नंबर क्या है वो लिखना पड़ेगा। किस डेट को किस टाइम पर डिपार्ट हो रहे हैं, मीन्स निकल रहे हैं लोग, वो मेंशन करना पड़ेगा। ये नियम क्यों बनाए गए? आपकी सेफ्टी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पूरा केस मैनेज कर रहा होता है परिवादी वहीं से बैठा बैठा, तो कल को ये ना हो जाए कि परिवादी गेम मैनेज कर रहा है पूरा, तो कम से कम जो परिवादी है उसके द्वारा कार्रवाई में किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं हो, कोई इलीगल अरेस्ट नहीं हो, तो कम से कम कागज सही होने चाहिए। अगर कागज सही नहीं है, कागज गलत बने हैं, तो आप इस पॉइंट को भी अपनी पिटिशन में आर्गूमेंट के दौरान ले सकते हो। क्लियर है। अगर आप नहीं लोगे तो नुकसान आपका ही है। पॉइंट क्लियर रहने चाहिए, लिखो उस एक एक पॉइंट को। चौथी बात, अगर आरोपी लेडी है तो उस कंसर्न टीम में एक लेडी ऑफिसर का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये उल्लंघन होगा आपके बेसिक राइट्स का। इसके अलावा जो जाएंगे पुलिस वाले, क्या वो जा सकते हैं सादे कपड़ों में बिना वर्दी के? उत्तर है नहीं, उनको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। और इसके अलावा जो उनका डेजिग्नेशन है, जो उनको स्टार अलॉट किए गए हैं, वो उनको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा उनके जो नेम टैग्स हैं दे मस्ट बी क्लीन एंड विजिबल, और उसमें उनका पद जो है जिसको हम कहते हैं डेजिग्नेशन जो है लिखा होना चाहिए। नहीं है और फोटो खिंच गई, मान लीजिए आपके घर में आ गए, दुकान पे आ गए और आपके लगे में फुटेजेस और उसमें दिख रहे हैं साफ साफ गुंडागर्दी कर रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं, तो फुटेजेस पेश कर दो, कंटेम्प्ट की कार्रवाई होंगी, विश्वास रखो। बट आपको ये नियम मालूम होने चाहिए। अगर उन्होंने प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, क्लियर है, सादी वर्दी में आ गए, नेम प्लेट्स नहीं है जिसको हम नेम टैग्स भी बोलते हैं, इसके अलावा वो क्लीन भी नहीं है, विजिबल भी नहीं है, और उस पर कोई डेजिग्नेशन भी नहीं है, तो ये पॉइंट आप ले सकते हो बेल एप्लीकेशन में टू से दैट एवरीथिंग रिगार्डिंग माई अरेस्ट इज इनलीगल। और वहाँ पर एक प्रेयर भी करनी पड़ेगी आपको कि मेरा अरेस्ट भी गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। क्लियर है बात? ये नो अरेस्ट कैन बी डन इन वायलेशन ऑफ CRPC और BENSS लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून में ही लिखा हुआ है, जाके कानून पढ़ो आप। तो इसलिए अरेस्ट करने से पहले जो नियम कायदे कानून है वो फॉलो करने, इसके अलावा जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की उसको फॉलो करना होगा, उसकी अक्षर से पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है जहाँ आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रहते हो उसकी भी होती है लोकल पुलिस, उस थाने भी जाना होगा, वहाँ इंदराज भी करना होगा, हम लोग आए क्यों हैं, पर्पस क्या हमारे आने का, वो मेंशन करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे आपको? इन RTI एज वेल। इसलिए आपके राइट्स हैं, पर उनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आप समझिए बात को। इसके अलावा जो आपका कंसर्न स्टेट है उसमें चलती है मान लीजिए हिंदी या कोई अन्य भाषा है, क्लियर है, और जिस स्टेट से पुलिस आ रही है वहाँ की भाषा अलग है, मान लीजिए वो आ रहे हैं तमिलनाडु से, वहाँ चलती है तमिल, तो उनको जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, मीन्स जो रिपोर्ट है, जो FIR है या अन्य डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर कार्रवाई होनी है, अगर वो स्थानीय भाषा में मीन्स तेलुगु में है तो उनको वो हिंदी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे या इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ेंगे या ऐसी भाषा में कन्वर्ट करने पड़ेंगे जो आप समझते हो। क्लियर है? अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पुलिस मौके में आ जाए जबरन साइन कराने की कोशिश करे, साइन मत करो। ये हमेशा हम गलती करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, भाई तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा आयद कर देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ सीरियस एक्शन ले लेंगे, आपको डरा धमका करके कन्फेशन ले लेते हैं आपके कागजों पे। ऐसी गलतियाँ मत करो। कोई भी साइन करने से पहले 10 बार सोचना है अपने को। पर आपके अधिकार जो आपको दिए हैं ना, इसको भी आपको एक्सरसाइज करना है, मजाक नहीं है आपके अधिकार ये। इसके अलावा अगर सर्च भी करेंगे ये लोग तो ये पालना करेंगे CRPC के प्रावधानों की। सर्च के प्रोविज़न क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। जब भी सर्च होगा तो 2 व्यक्ति
जो कि इंडिपेंडेंट है, लोकलाइट्स हैं, वो आने जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, पुलिस मनमानी कर रही है, मनमर्जी कर रही है, तो वहाँ पर भी आपत्ति हम ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अधिकार देना होगा टू कंसल्ट द एडवोकेट। जैसे मान लीजिए आपके घर पर आ गए, दुकान पर आ गए, तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, आपको अधिकार है। इवन वकील को मौजूद भी रख सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन, ये भी आपका अधिकार है। नॉट इन द होल इंटरोगेशन बट इन द इंटरोगेशन यू आर हैविंग द राइट कि आप अपने वकील को मौजूद रखें। वकील आपका मौके पर आ सकता है, बातचीत इनसे कर सकता है। कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई वकील साहब आप क्यों आ गए, आप जाइए, हम बात कर रहे हैं, आरोपी से आपको काम क्या है। तो आपका वकील भी आपत्ति कर सकता है, मेरा अधिकार है। ये लोग नहीं मानते हैं तो अपने वकील से कहिए कि इनको जो भी नोटिस है वो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के मार्फत या लिखित में दे सकते हैं मौके पर। ये अधिकार है। और वकील से ये झगड़ा कर सकते हैं क्या मौके पर आगे? आप जरा सोचो, वकील से मारपीट कर सकते हैं क्या? करके दिखा दें, पूरी खड़ी हो जाएगी बार एसोसिएशन। तो मेरा वही तो कहना है कि कम से कम जो आपके अधिकार है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर अधिकार नहीं होंगे मालूम आपको, नुकसान आपका ही होगा। और इसके अलावा अगर ये आपको अपने राज्य लेके जा रहे हैं तो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है उससे लेंगे ट्रांजिट रिमांड। क्लियर है? क्योंकि अगर यात्रा लंबी है, 24 आवर से लंबी है, तो वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड इनको चाहिए। तो ऐसा मजिस्ट्रेट जो ट्रांजिट रिमांड दे रहा है या कस्टडी को फर्दर ऑथराइज कर रहा है, ऐसा करने से पहले वो इस बात की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेगा कि 41A 41B CRPC का डुली कंप्लाई विद हुआ है, सेक्शन 50 51 CRPC का डुली कंप्लाई विद हुआ है। इसके अलावा DK बसु की जो बेसिक गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसका ड्यू कंप्लाइंस हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ट्रांजिट रिमांड नहीं देगा, अपितु पर्सनल बॉन्ड लेकर कंसर्न आरोपी को वो जमानत भी दे सकता है। ये पावर है मजिस्ट्रेट के पास में भी। नो डिटेंशन कैन बी इन द रूटीन मैनर। हर एक व्यक्ति को, हर एक अथॉरिटी को आपके अधिकार पर प्रोटेक्शन देना होगा अगर वो कानून में अवेलेबल है तो। अगर वो नहीं दे रहे, अप्रोच कैजुअल है या अप्रोच मैकेनिकल है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नहीं माननी मेरी बात, जजमेंट निकालो अनिश कुमार वर्मा स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट ने भी गलत रूप से डिटेंशन आपका कर दिया, 41A CRPC की अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं कराई और रूटीन और मैकेनिकल मैनर में उसने कार्रवाई करी है, तो उनके विरुद्ध भी डिपार्टमेंटल एक्शन की कार्रवाइयाँ होंगी। और ये कार्रवाइयाँ होती हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फला मजिस्ट्रेट जो है बर्खास्त हो गया या सेवाएं समाप्त हो गई या उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि वो कई बार नियम कायदे कानून फॉलो करना भूल जाते हैं। सेम हाल पुलिस का है। पुलिस भी जो है खुद को मानती है माए बाप, जब कोर्ट कार्रवाई करता है तो फिर ये हाथ जोड़ते हैं, अरे साहब माफ़ कर दो, साहब मालूम नहीं था, साहब नियम नहीं मालूम थे। अरे तो नियम नहीं थे मालूम तो नियम पूछ के आते, आपने गिरफ्तार क्यों करा आरोपी को? तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि रूल ऑफ लॉ है, जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा। आपका ज्ञान ही जो है आपकी ताकत है। साथियों, इसके अलावा एक बात समझनी होगी कि जो कंसर्न थाना है आपका, उसमें भी इंदराज करेंगे कि हम आपके एरिया के कंसर्न सिटीजन को या व्यक्ति को हम लेके जा रहे हैं, ताकि इंदराज रहेगा तो कोर्ट को ट्रैक करने में या आप जहाँ भी जा रहे हैं फरियाद लेके उन्हें ट्रैक करने में जो है दिक्कतें नहीं आएंगी। ये प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली आपके अधिकारों को लेके, ताकि ये ना हो जाए कि कोई गुंडा उठा के ले जाए आपको पुलिस की वर्दी में आके, फिर आप आरोप लगा रहे हो पुलिस के ऊपर। तो पुलिस जब भी कार्रवाई करेगी तो वो कार्रवाई गलत ना हो, वो कार्रवाई में गुंडा ही ना हो। ये नियम कायदे कानून में फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जो ट्रांजिट रिमांड देगा, उसको सेक्शन 56 57 CRPC की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अगर आप कस्टडी में हैं, डिटेंशन में हैं, तो आपको फिर अधिकार है टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस। वो आपसे मिल सकते हैं, सारी बातें पूछ सकते हैं, इवन एकांत में कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ताकि आपके जो प्रिविलेज अधिकार हैं एज पर सेक्शन 126 ऑफ द एविडेंस एक्ट वो प्रभावित ना हो। इसके अलावा अरेस्ट मेमो होगा, अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो उस पर स्पेसिफिक डेट और टाइम होगा और आपको आपके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करा दिया गया है। इस बात की अक्षरशः स्थिति भी होगी और अक्षरशः स्थिति की पालना सुनिश्चित कर दी गई है। इस तथ्य को लेकर कॉर्पोरेटिंग एविडेंस फाइल पे होना जरूरी है। इसलिए हमेशा ही कहता हूं कि डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट इन द रूटीन मैनर। जो आपने साइन कर दिया ना, तो कंटेंट जो भी लिख दिए जाते हैं दे आर डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। अगर आपको समझ में डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है, आप लीगली नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक ही बात देखो, आई वांट टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ माय ओन चॉइस, जिनका नाम ये है, फ़ोन नंबर ये, मेरी उनसे बात कराई जाए और इस पर सहमति जो भी है वो ही देंगे। ये चाहे आपको मार ले कूट ले कुछ भी कर रहे हैं, पर आपको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साइन नहीं करना डॉक्यूमेंट किसी भी हालत में। और एक बात ध्यान रखना कि 24 आवर्स में हम जा ही रहे हैं बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर ये आपको मार रहे हैं पीट रहे हैं, आप डिमांड करो मेडिकल की और मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको मारा पीटा तो नहीं किया, आपको वकील चाहिए क्या? ये प्रोटोकॉल है, जिम्मेदारियाँ उनकी भी। उनको बताओ कि हमको जेल में रखे, हमारी पैंट उतार दी या हमको मारे पीटे या हमको जो है लटका दिया उल्टा,
जब तक नहीं बताओगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। और आप ध्यान रखिए हर एक बात को कि आप अपनी बात को लिख के दीजिए, मौखिक मत कहिए। जो कुछ भी कहना है लिखित में दे दो। अगर आपको भय लगता है, आपका रिलेटिव है वो भी आपके बिहाफ पर लिख के दे सकता है, धारा 32 एडवोकेट एक्ट की लाइट में। अगर आपके एडवोकेट हैं वो भी लिख के दे सकते हैं। तो जो कुछ भी लिख रहे हो वो एक प्रमाण बनता है, वो एक एविडेंस बनती है, उसकी अहमियत है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपके घर वाले आ रहते हैं, कई बार मिलने आ रहते हैं आपसे, हालांकि ये मिलवा लेते हैं पुलिस वाले, मना ही नहीं करते हैं, पर कई बार ये लोग अड़ जाते हैं, नहीं हम तो नहीं मिलवाएंगे। फिर आपके घर वाले इनके पैर पकड़ते हैं। उनको भी बताओ कि भाई अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपका अधिकार है हमसे मिलने का। अगर ये नहीं मिलने दे रहे, आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं इस बारे में, बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करो और ये बताइए किस तरह से आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। क्योंकि आपके जो घर वाले हैं आपसे मिल भी सकते हैं, जहां भी आपको लेके जा रहे हैं, जिस राज्य में लेके जा रहे हैं वहां तक ये साथ चल सकते हैं आपके। इसके अलावा इन्हें किसी भी रूप में हैरेस नहीं किया जाएगा, इस बात का प्रोटेक्शन भी इन्हें है। और ये व्यवस्था इसलिए है ताकि उस एरिया में जाकर ये चाहे तो लोकल एडवोकेट उस एरिया का भी एंगेज कर सकते हैं, ताकि आपको लीगल प्रोटेक्शन जो है टाइमली मिल जाए। इसके अलावा जो कंसर्न थाना है जहां आपको लेके जा रहे हैं, उस थाने के कंसिडरेशन में आपका इंदराज करना पड़ेगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, आपको फिजिकल टॉर्चर नहीं किया गया इस बात को अश्योर करना पड़ेगा, जिस वाहन से गए उसके लॉगबुक को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स किसी केस में है, मान लीजिए रेप केस है, और अगर वो भी चाहती है बेल को अपोज करना, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वो कोर्ट में आ सकती है, उसको प्रॉपर ये लोग असिस्टेंट देंगे। और इसके अलावा उसके 164 सीआरपीसी के बयान को भी एट अर्लीस्ट रिकॉर्ड करेंगे। और कई बार ये पॉसिबिलिटी है कि कंसर्न प्रोसिक्यूट्रिक्स भी किसी अन्य राज्य की हो सकती है और वो कंसर्न राज्य में आकर पैरवी करना चाहती है, तो कम से कम अगर वो साथ में आना चाह रही है पुलिस वालों के, क्लियर है, या वो अपने राज्य में है और आपके राज्य में आना चाह रही है कि इसकी गिरफ्तारी को हम सुनिश्चित कर सकें, उसकी निशानदेही से आप गिरफ्तार हो सको, तो ऐसे सिनेरियो में उसकी रिटर्न कंसर्न होना आवश्यक है। और जो उसके खर्चे हैं आने जाने के वो खुद ही उठाएगी, वो नहीं उठाने पुलिस वालों को। ये अधिकार हैं आपके, ये मालूम होने चाहिए आपको। अगर ये मालूम ही नहीं होंगे तो फिर तो हो गया कल्याण आपका। तो इसलिए ये अश्योर कर दिया कोर्ट ने भी कि कम से कम कोई भी इंटरवेंशन जो है थर्ड पार्टी का नहीं हो, परिवादी का नहीं हो, आपके राइट्स अफेक्ट नहीं हो। मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ क्या है, पुलिस की ड्यूटीज़ क्या है, और जो इंदराज करने हैं वो कैसे कैसे करने हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपके जो घर वाले हैं उनके प्रति उनका क्या व्यवहार रहेगा, आपके जो राइट्स हैं टू कंसल्ट अ लॉयर, कि आपको टॉर्चर नहीं करें, आपका मेडिकल हो, ये क्या क्या अधिकार आपको दिए गए, ये सब जानकारी जो है देता है हमें ये जजमेंट। जैसे जब भी आप बेल को आर्ग्यू कर रहे हो, इन पॉइंट्स को जरूर जो है ध्यान में रखो। इस केस में क्या हुआ, जब ये मैटर रिपोर्ट हुआ कोर्ट को कि हमको मारा पीटा गया, उठा के ले गए, फिर कस्टडी मारा पीटा गया, कोर्ट ने मंगाई है मेडिकल रिपोर्ट। और इसके अलावा कंसर्न पुलिस से जवाब मांगा कि आपने क्यों नहीं पालना सुनिश्चित करी। और इसके अलावा जो कंसर्न लोकल एरिया है जहां से आरोपी को उठाया गया, उस कंसर्न पुलिस से जवाब मांगा है कि फुटेजेस निकालो कि ये कौन कौन लोग थे, कैसे आए और किस प्रकार से इन्होंने वर्कआउट किया, और इसके अलावा यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने और इस नियम कायदे कानून की अक्षरशः पालना क्यों नहीं करी, इस बारे में जवाब मांगा इनसे। क्लियर है बात ये साथियों। पॉइंट है कि पावर कोर्ट के पास में है, बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। आज हम फरियाद करते हैं कोर्ट से, तो हम ही कोर्ट को एड्रेस करते हैं कि भाई हम कौन है, हमारे अधिकार क्या थे और किस तरह से वायलेट हुए और हम चाहते क्या। क्लियर है बात ये। कोर्ट तो आपको रेमेडीज देंगी, बट शर्त वही है कि यू मस्ट बी विजिलेंट। अगर आप भी विजिलेंट नहीं हुए तो दिक्कतें आपके लिए होंगी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा इनसे, ये मुकदमा अभी तय होने में समय लगेगा, बट इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ने क्या पारित कर दिए कि जो कंसर्न व्यक्ति है उसको रिलीज कर दो। क्लियर है, आपने गलत रूप से इसको अरेस्ट किया। तो मेरा कहना है कि रेमेडीज तो हैं, बट रेमेडी हमको सीख करनी भी पड़ेगी। हालांकि जवाब यहाँ पर है कंसर्न अथॉरिटीज़ का, भाई हमने रिलीज़ कर दिया है और अब कोई जो है डिटेंशन इसका नहीं रखा गया, फिर भी कोर्ट ने फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंसर्न अक्यूज या ऑर्डर जो है पारित कर दिया। तो इसलिए साथियों घबराएं नहीं, जब भी दिक्कतें हैं पिटिशंस को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करो। आपके अधिकार क्या है उसको लिखो और आप चाहते क्या उसको लिखो। जितना कम लिखोगे उतना नुकसान खाओगे। लिखो पूरा, पर जब आर्गुमेंट कर रहे हैं तो हिटिंग पॉइंट बनाना है हमारे को कि भाई इस पॉइंट पर हम हिट कर रहे हैं, ये अधिकार था, ये ऐसे हिट हुआ और हम चाहते क्या हैं, ये बात हमको कोर्ट में एड्रेस करनी है बहुत नट शेल के अंदर। अगर आप नहीं करोगे तो आप ही मारे जाओगे। तो इसलिए घबराओ मत कि पुलिस है तो बहुत कुछ कर सकती है, हमको मार सकती है, इवन हमने वकील बुला लिया तो उनको मार पीट सकती है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती अगर आप सही हो तो। क्लियर है बात ये। और दूसरी बात, आपने अगर अपराध किया है तब भी पुलिस को ये मानना है, कानून को ये मानना है कि यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो उनको नियम कायदे कानून फॉलो करने होंगे। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई होंगी। और कई बार ऐसा देखा है मैंने कि पुलिस वाले, कई बार ऐसा होता है, अधिकांशतः, सब में नहीं होता, अधिकांशतः ऐसा होता है कि जो आपके घर वाले हैं उनको बुलवा लेते हैं कि देखो भैया बस तो पाएगा नहीं, इसको बोलो कन्फेस कर ले, तो तुम सब लपेटे में आ जाओगे, या कुछ पैसों की याचना करते हैं। साथियों ऐसा करना गंभीर अपराध है एंटी करप्शन लॉ में। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आप एंटी करप्शन लॉ के तहत भी कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई की हेल्प भी ले सकते हो। क्लियर है। तो कानूनी अधिकार हैं,
स्थितियां हैं, पर इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है। और अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा, अपने ही राइट्स का सम्मान नहीं करा, तो कोई भी आपके राइट्स का जो है सम्मान नहीं करेगा। जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।